हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल शासन के बारे में, शुरू से लेकर औरंगजेब तक। पूरी की पूरी स्टोरी को हम यहाँ पढ़ेंगे कि सबसे पहले शासक कौन आया और लास्ट तक कौन शक्तिशाली शासक रहा। तो सबसे पहले जो शासक आया था, बाबर का आगमन हुआ 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन करा। आपको जैसा कि पहले ही वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं कि सल्तनत थी। इससे पहले सल्तनत को किसने खत्म करा था? बाबर ने। सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था। जो बाबर का जो असली नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का असली नाम था। उसको बाबर के नाम से जाना जाता था। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। और डेथ कब हुई थी बाबर की? 26 दिसंबर 1530 में। और कहां पर जन्म हुआ था? मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में। अभी के समय में उज्बेकिस्तान कहा जाता है जिस देश को। उधर बाबर का जन्म हुआ था। उसको ही श्रेय जाता है मुगल शासन की स्थापना का, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो था बाबर। और ऐसा था कि बाबर के जो पिताजी थे वो तैमूर थे, और बाबर की जो माताजी थी वो चंगेज खान के वंश से संबंधित थी, यानी कि मुगल से संबंधित थी, मंगोल से संबंधित थी। तो बाबर की माता थी मंगोल और पिता थे तैमूरी। ठीक है, इसलिए मुगलों को कई बार तिमूरियन भी कहा जाता है। और जब बाबर शासक बना था वो बना था 1494 में, 12 साल की उम्र में। कहाँ का शासक बना था? फरगना घाटी का शासक बना था। और पर क्या हुआ, उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया। एक तो वो छोटा था और उसको उसकी गद्दी से हटा दिया, फरगना घाटी की गद्दी से। यहाँ आप मैप पर देख सकते हो उज्बेकिस्तान कहाँ पर है। ठीक है, फरगना घाटी यहाँ पर है, आप देख सकते हो मैप पर। यहाँ पर तो 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने के बाद उससे भी जीत लिया। तो उज्बेक शहर, उज्बेकिस्तान के शहर है समरकंद, यहाँ आप देख सकते हो। उस पर उसने 7 महीनों के बाद समरकंद पर आक्रमण किया, 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया था। इसी बीच में जब वह समरकंद पर आक्रमण कर ही रहा था, तब उसके एक सैनिक, जो कि सैनिक सरगना जो था, उसने क्या करा, उसके ही क्षेत्र पर जहां पर उसका शासन हुआ करता था फरगना पर, क्या कर लिया उसने? आधिपत्य जमा लिया, यानी कि अपना हुकूमत जमा ली। तब क्या हुआ, तो बाबर का अधिकार फरगना से तो चला ही गया, साथ ही साथ समरकंद में उसके सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो समरकंद से भी उसका अधिकार चला गया। तो यानी कि फरगना के साथ साथ समरकंद भी बाबर ने खो दिया था उज्बेकिस्तान में। उसके बाद आपको बता दूं कि 1517 में सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसके सरदारों ने इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया था, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था। तो इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया गया। तो इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान ने इब्राहिम लोदी का विरोध किया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी ने मरवा दिया अपने भाई जलाल खान को। उसके बाद क्या हुआ, दौलत खान और राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट करा, आमंत्रित किया कि वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दे। ठीक है, तो बाबर इस चक्कर में आ गया भारत 1526 में, और उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई करी, जिसे हम आज पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया। ठीक है, अब थोड़ी स्टोरी पढ़ते हैं पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जब बाबर और इब्राहिम लोदी में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। तब बाबर की सेना में 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000 सैनिक थे। ठीक है, तब क्या हुआ,
फिर भी इतने से सैनिकों के साथ बाबर, इतने से 12,000 सैनिकों के साथ 1 लाख सैनिकों को उसने लड़वा दिया, पर बाबर ही जीता। कैसे जीता? उसकी रूमी युद्ध पद्धति को अपनाकर, उसने रूमी युद्ध पद्धति को अपनाया। इब्राहिम लोदी की सेना को 2 पंक्तियों में बांट दिया उसने। जैसे कि बीच में तो उसने घुड़सवारों को रख दिया जो तीर चला रहे थे, और बाकी एक्सपीरियंस्ड वाले तोप चलाने वालों को उसने रखा था, ऑटोमैन तोपचियों को। उससे भी आक्रमण उसने कराया, यानी कि उसने घुड़सवारों का से तो आक्रमण करवाया ही, साथ ही साथ तोप द्वारा भी आक्रमण करवाया पानीपत के युद्ध में। उसकी जो ये नीति थी बहुत ही अद्वितीय थी। उस समय तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था जो इब्राहिम लोदी ने तोप के द्वारा करवाया था। इसमें कई सारे इब्राहिम लोदी की सेना के हजारों सैनिक मारे गए थे, और इब्राहिम लोदी खुद भी युद्ध के मैदान में हार गया था। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया, और लोदी की अपार संपदा पर कब्जा कर लिया गया। किसने कर लिया? बाबर ने। इस धन को बाबर के सेनापतियों और सैनिकों में भी बांट दिया गया। अब बाबर ने कौन कौन से युद्ध जीते थे? 1526 में पानीपत का युद्ध जीता था उसने इब्राहिम लोदी से। 1527 में फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी के खानवा में है, राणा सांगा से युद्ध जीता था। और 1528 में मध्य प्रदेश के चंदेरी में युद्ध जीता था उसने मेदिनी राय से। 1529 में घाघरा का युद्ध जीता था बिहार में अफगानों से। पर उसके 1 साल बाद ही 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। उसके बाद शासन संभाला उसके बड़े बेटे हुमायूं ने। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बाबरनामा किसे बोला जाता है। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। तो ये जो बाबरनामा है बाबर की जीवनी है जो बाबर ने खुद लिखी है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? चगताई तुर्की में, अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। बाबर ने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उज्बेकिस्तान की अपनी यादों को लिखा है, जो उसने फरगना घाटी में अपना वक्त गुजारा, बचपन, जवानी, और फिर भारत में आया वो किस तरीके से उसने कब्जा करा, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कैसी, और भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण, शहर इमारत, फलों, जानवरों, सभी का के बारे में बाबर ने बाबरनामा में लिखा था। फिर जब बाबर की मौत हो गई तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना। 1530 से 1540 ईस्वी तक उसने शासन करा। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बन गया उत्तराधिकारी। उसके बाद गया 1533 में हुमायूं ने दीपनहा नाम का एक नगर स्थापित कर दिया, जो कहां पर है? दिल्ली में ही है। और उसने एक पुस्तकालय भी बनवाया। इसी में उसने दीनपनाह में उसने एक लाइब्रेरी भी बनवाई जिसका नाम है शेर मंडल पुस्तकालय, जो कि दिल्ली में ही है। पर हुमायूं की मृत्यु 1556 में ही शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर हो गई थी। यहां देखते हैं हम हुमायूं ने कौन से युद्ध जीते, कौन सा ठीक है। तो 1531 में देवरा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, हुमायूं जीत गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी जीत गया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी जीता इसके अंदर। यानी कि 2 युद्धों में तो हुमायूं जीता, 2 युद्धों में शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध हुआ फिर 1540 में, शेरशाह सूरी जीत गया हुमायूं से। पर जब हमें पता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई, अभी आगे पढ़ेंगे हम। 1555 में सरिंद का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी से हुमायूं का। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण करा था तो भारत से भाग गया था। उसके बाद कई साल बाद भारत आया था। जब शेरशाह सूरी मर गया तब उसने देखा उसका बेटा शासन चला रहा है, ठीक प्रकार से शासन नहीं हो पा रहा है,
तब हुमायूं ने दोबारा आक्रमण करा, तब जाके वो भारत में अपनी हुकूमत फिर से जमा पाया था। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं आपको, 1540 में शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अगर एग्जाम में आता है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित कब हुआ, तो 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी ने करा था। और पहला अफगान साम्राज्य किसने स्थापित करा था? बाबर ने 1526 में। और एक और बात, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में किसने बनवाया था? हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने क्या आदेश अनुसार बना था? 1565 से 1572 तक में बना वो हुमायूं का मकबरा, जहां पर हुमायूं की कब्र है। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, ये कौन था? 1540 में शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया। शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने 15 साल तक राज करा था, और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, तब जाके वो भारत से भाग गया था हुमायूं। और शेरशाह सूरी को शेरशाह का खिताब तभी मिला था, पर 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान बारूदी विस्फोट हो गया। उसकी दुर्घटना में शेरशाह सूरी मारा गया। उसके बाद ही हुमायूं ने सोचा था कि किस तरीके से दोबारा भारत में शासन स्थापित किया जाए। जैसा कि आपको दिख रहा है, शेरशाह सूरी का कार्यकाल 17 मई 1540 से 22 मई 1545। फिर कुछ कुछ समय के लिए शासक बने। इस्लाम शाह सूरी बना, फिरोज शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। ठीक है, तो ये लास्ट तक पढ़ सकते हैं आप। और आपको बता चुका हूं मैं, फिर जब इसकी डेथ हो गई थी शेरशाह सूरी की 1545 में, उसके बाद फिर से हुमायूं का शासन चला था। 1555 में हुमायूं यहाँ पर आ गया था, सरिंद का युद्ध जब लड़ा गया। ठीक है, तो उसने किसको हरा दिया था? वो शेरशाह सूरी के बेटे को। उसके बाद 1556 में ही उसकी, अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की, शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर। फिर हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर को बनाया गया उत्तराधिकारी, पर उसकी उम्र तब 13 साल की थी। उसका कालारौर में ही राज्याभिषेक हुआ। उसके जो शिक्षक थे वो हुमायूं के प्रिय और विश्वास पात्र थे, जिनका नाम था बैरम खान। और 1556 में से 1560 तक मुगल साम्राज्य के दरबारी प्रशासन की तरह काम करा था बैरम खान ने। उसको खाना की भी उपाधि भी मिली थी और वकील की भी उपाधि मिली थी। पर जब वो बहुत शक्तिशाली दरबारी प्रशासक हो गया, तो उसकी बहुत सी बातें अकबर को प्रभावित करने लग गई। अकबर को पसंद नहीं आती थी उसकी बातें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही बोलने लग गया था, जिसके कारण अकबर ने बैरम खान को अपने दरबार से निकाल दिया। फिर उसने फैसला किया, बैरम खान ने, वो जाएगा हज। पर हज तो वो पहुंचा नहीं। अहमदाबाद के पास ही अफगानियों ने उसे मार दिया था। किसको मार दिया था? बैरम खान को। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर ने कौन कौन से राज्यों पे शासन करा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं राजस्थान में। उसने राजस्थान में क्या हुआ? वैवाहिक संबंध बनाए। वहां की रानी, वहां की जो आमेर के राजा बहारमल से वैवाहिक संबंध बनाए, यानी कि उनकी जो बेटी थी, जो कि जिनका नाम जोधा था, उनसे उसने शादी करी थी अकबर ने। और साथ ही साथ पूरे राजस्थान पर वो कब्जा करना चाहता था, जीतना चाहता था पूरे राजस्थान को। तो उसने मेड़ता, जोधपुर, चित्तौड़, रणथंभौर और कालिंजर को भी जीता। ठीक है, और पर एक ऐसा शासक था जो उसके आगे, अकबर के आगे, उसने हथियार नहीं डाले थे। उसका नाम था महाराणा प्रताप, जो कि ये है महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले थे। और 1570 में तक पूरे राजस्थान को जीत लिया था अकबर ने। अब हम पढ़ेंगे गुजरात, बिहार और बंगाल में किस तरीके से अकबर जीता। अफगानियों के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी थी अकबर ने 1572 में।
उसने क्या करा, अकबर ने गुजरात के कई रजवाड़ों को जीता और उसको संगठित करा और एक प्रदेश बना दिया। ठीक है, और उसका जो कंट्रोल यानी कि शासन करने के लिए दे दिया मिर्जा अजीज कोका को, और खुद वो चला गया राजधानी में, जो कि राजधानी उस समय की थी आगरा। और 1574 में अकबर ने हाजीपुर, पटना और गौड़ को भी जीत लिया। 1576 में बंगाल में स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया और बाद में उड़ीसा में 1592 में राजा मान सिंह ने मुगल शासन के अधीन कर दिया था पूरे उड़ीसा को। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात, बिहार और बंगाल में अकबर का शासन हुआ। उसके बाद पंजाब और उत्तर पश्चिम को कैसे जीता अकबर ने? पंजाब में एक शासक था मिर्जा हाकिम, जो अकबर के लिए समस्या पैदा कर रहा था। उसने सोचा मिर्जा हाकिम ने कि मुगल अफसर उसका साथ देंगे, पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लग गया मिर्जा हाकिम, तो अकबर खुद लाहौर की तरफ बढ़ा, जिसके कारण मिर्जा हाकिम पीछे हट गया और अकबर ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर उसने क्या करा, काबुल की तरफ गया वो अकबर। काबुल का कार्यभार, काबुल पर कब्जा करा, उसका कार्यभार अपनी बहन बख्तुनिसा बेगम को सौंप दिया। बाद में राजा मानसिंह को ही सूबेदार बना दिया गया, कहाँ का, काबुल का, और जागीर के तौर पर उसे दे दिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हुआ, रोशनाइयों ने बगावत कर दी। रोशनाई कौन थे? रोशनाई एक सैनिक सिपाही द्वारा स्थापित संप्रदाय था, जिसे उस समय में पीर रोशनाई कहते थे। उसने क्या करा, काबुल और हिंदुस्तान के बीच एक मार्ग बना दिया, मार्ग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस तरीके से अकबर ने पंजाब और उत्तर पश्चिम को भी जीता। 1586 में कश्मीर को भी उसने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1595 में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को मुगलों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली गई। फिर बढ़ा अकबर दक्कन की ओर 1591 में, जब अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं उपहार भेजकर उनको अपना नियंत्रण के बारे में बता देता हूं कि मेरा नियंत्रण है इस पर दक्कन प्रदेश के शासकों ने उसकी उपहार को लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, मुगल शासकों से नहीं मिलेंगे। जिसके कारण उसके जो सेना नायक बने राजकुमार मुरार अब्दुल रहीम खान खाना, और 1595 में मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसकी इसकी जो शासिका थी वो थी चांद बीबी। उन्होंने मुगलों का सामना करने का फैसला कर लिया था चांद बीबी ने, और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हो गया, पर एक समझौता बाद में हुआ चांद बीबी और मुगलों के बीच में, जिसके कारण चांद बीबी ने बरार मुगलों के हवाले कर दिया। पर बाद में क्या हुआ, चांद बीबी ये है, चांद बीबी ने बरार को लेने का दोबारा फैसला किया कि मुझे बरार लेना है वापस, तो वो ऐसे तो देते नहीं, उन्होंने मुगलों पर फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार क्या हुआ था, निजाम शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही टुकड़ों ने मिलकर बोर्डर संभालने का फैसला कर लिया था। मुगलों को भी भारी नुकसान हुआ, पर वो अपनी स्थिति को कंट्रोल बनाए में, स्थिति को संभालने में कामयाब रहे मुगल। जब 1599 में चांद बीबी की मौत हो गई, तब असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी शासिका थी जिन्होंने मुगलों का सामना करा था। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अकबर के एम्पायर को, शासन को 1605 तक जो हुआ था। चांद बीबी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये अहमदनगर के महाराष्ट्र की, हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी, अहमदनगर के सुल्तान बुरहान उल मुल्क की बहन थी। वह अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ सहित कई भाषाएं भी जानती थी। वह सितार बजाती थी और फूलों के चित्र बनाना उनका शौक भी था। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि अकबर के द्वारा कौन कौन से उत्तर भारत में प्रदेश जीते गए। ये सारे प्रदेश आप देख सकते हैं, ये सारे प्रदेशों को खुद आप रीड कर सकते हैं। ये दक्षिण के प्रदेश हैं। कुछ खास बातें अकबर के बारे में, दास प्रथा अकबर ने खत्म करी थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। इबादत खाने की स्थापना कर दी थी 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति करी थी 1578 में।
पहले लोगों को तीर्थ यात्रा का भी टैक्स देना पड़ता था, तो अकबर ने खत्म कर दिया था 1565 में। और जजिया कर क्या होता था? जजिया कर ऐसा होता था, मुस्लिम राज्य में मुसलमानों के इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला गया टैक्स, तो वो होता था जजिया कर। वो भी समाप्त करा था अकबर ने। उसके बाद अकबर के बाद शासक कौन बना? उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बना? शाहजहां। तो जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तार नीति को अपनाया, पर वो ये बात मतलब अपना ध्यान पूरी तरीके से दे नहीं पा रहा था दक्कन की ओर, क्योंकि शाहजहां जिसे खुर्रम कहते हैं, उसने उसकी बगावत कर दी थी। वो जहांगीर के कारनामों से खुश नहीं होता था। उसने क्या करा? पहले 3 वर्षों के दौरान दक्कन ने बालाघाट, अहमदनगर की काफी जिलों को फिर से हासिल कर लिया, और मलिक अंबर ने इसमें प्रमुख शासक था, जिसने मुगलों को सेना को हराकर बरार, अहमदनगर और बालाघाट के कुछ भागों को वापस जीता। मलिक अंबर ने क्या करा? मुगल सेनाओं को हराया और बरार, अहमदनगर, बालाघाट के हिस्सों को वापस जीत लिया था मुगलों से, और हारे हुए प्रदेशों पर फिर मुगल फिर कब्जा नहीं कर सके थे। ये आपको याद रखना है मलिक अंबर के बारे में। इसके कारण शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी कि ये तो जो प्रदेश पहले से जीते थे वो भी हारे जा रहा है जहांगीर, तो अपने पिता की बगावत कर दी और उसने दोस्ती कर ली मलिक अंबर से। फिर मलिक अंबर ने आदिल शाह से, जो कि जहांगीर के साथ का था, साइड था, तो मलिक अंबर ने आदिल शाह से शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ मिलकर बुरहानपुर पर कब्जा करने की कोशिश करी, पर वह असफल हो गए, उसमें वो जीत ना सके। 1627 में मलिक अंबर की जब मौत हो गई, तब उसका जो बेटा है फतेह खान उत्तराधिकारी बन गया। यानी इसके बाद शासक कौन बना मलिक अंबर के बाद? वहीं का फतेह खान। और जहांगीर के शासनकाल में दक्कन से कोई भी प्रदेश शामिल ना हो सके, यानी कोई सा भी वो प्रदेश नहीं जीत सके जहांगीर के शासनकाल में। फिर क्या हुआ? शाहजहां के गद्दी पर बैठने के दौरान, जब शाहजहां गद्दी पर बैठ गया जहांगीर के बाद, तब मुगल सूबेदार खान जहां लोधी ने जरूरत के समय मदद लेने के लिए बालाघाट निजाम शाह को दे दिया। अब उसने बालाघाट जो था निजाम शाह को दे दिया था। किसने? सूबेदार खान जहां लोधी ने। और जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, तब उसने खान जहां लोधी को दक्कन की गद्दी से हटा दिया। दक्कन में कौन राज कर रहा था? लोधी। कौन कर रहा था? खान जहां लोधी। तो उससे जब शाहजहां ने जब उसको दक्कन से हटा दिया, तब खान जहां लोधी ने शाहजहां का दुश्मन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि शाहजहां ने खान जहां लोधी को दक्कन से हटाया था, इसलिए खान जहां लोधी शाहजहां का दुश्मन बन गया। उसने भी बगावत कर दी और उसने निजाम शाह के यहाँ आश्रय भी ले लिया, जिसके कारण शाहजहां ने दक्कन के लिए आक्रमण का रुख अपनाया। उसका उद्देश्य दक्कन के खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करना था। वो चाहता था फिर से हासिल कर ले दक्कन के खोए हुए प्रदेशों को, और अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर मराठों को जीतने का फैसला किया। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। मलिक अंबर के बेटे फैद खान ने मुगलों की सुलह कर ली। अब महाबत खान को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त कर लिया गया, पर दक्कन के राज्यों के साथ लड़ाई भी जारी रही। पर ऐसा तो हो चुका था, पर अभी भी दक्कन के साथ लड़ाई चालू थी। जब ये बातें हो चुकी थी, तब 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के बीच समझौता हुआ। बीजापुर के पास साथ जो समझौता हुआ, उसकी शर्तें क्या थी कि आदिल शाह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले और 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे आदिल शाह को क्षतिपूर्ति के रूप में। गोलकुंडा के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा आदिल शाह। बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई विवाद होने पर मुगल शासक उनका बिचौलिया होगा। अगर बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में लड़ाई हुई तो बिचौलिया कौन बनेगा? मुगल शासक। शाहजी भोसले के खिलाफ लड़ाई में आदिल शाह मुगलों की सहायता करेगा। शाहजी भोसले के खिलाफ क्या हो गया? अगर लड़ाई हुई तो आदिल शाह मुगलों की सहायता भी करेगा। और गोलकुंडा ने भी एक अलग संधि पत्र पर तैयार किया। इस संधि पत्र के अनुसार क्या हुआ? वो तो बीजापुर का था, ये गोलकुंडा का है। गोलकुंडा ने मुगल शासक के प्रति वफादारी की शपथ भी ले ली कि मैं वफादार रहूंगा मुगल शासक का, गोलकुंडा ने बोला। और मुगल शासक के नाम को खुतबा में स्वीकार करने की सहमति दे दी।
और ईरान के शाह का नाम छोड़ दिया गोलकुंडा ने। मुगलों को 2 लाख हुण प्रतिवर्ष देने की सहमति भी जताई कि 2 लाख रुपए हुण दिया करेगा। हुण का मतलब टैक्स के तौर पे। इन समझौतों से दक्कन में लड़ाइयों का अंत भी हो गया। फिर लास्ट में क्या कौन आए? औरंगजेब। ये किसके बेटे थे? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के 3 पॉइंट को हम यहाँ पढ़ेंगे। औरंगजेब के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाने में विश्वास रखता था। प्रोफेसर सतीश चंद्र ने दक्कन के प्रदेशों के लिए उसकी नीति के 3 चरणों को बताया। वो कौन से 3 चरण हैं? 1658 से 1668 के दौरान उसका लक्ष्य क्या था औरंगजेब का? बीजापुर से कल्याणी, बीदर और परेंडा प्रदेशों को छीनकर अपने कब्जे में कर लेना। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस चरण के दौरान मराठा के खिलाफ दक्कन से सहायता मांगी गई। इसमें मराठा से लड़ने के लिए दक्कन से सहायता मांगी गई। 1668 से 1684 के दौरान आदिल शाह की मौत हो गई। शिवाजी की बढ़ती शक्ति और गोलकुंडा प्रशासन के 2 भाइयों अखन्ना और मदन्ना ने मुगल नीति को प्रभावित कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ? गोलकुंडा ने शिवाजी और बीजापुर के साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की। मराठा को घेरने में औरंगजेब ज्यादा सफल ना हो पाया, पर वो मराठा को नहीं घेर पाया औरंगजेब। 1684 से 87 औरंगजेब ने दक्कन के प्रदेशों को खुल्लम खुल्ला अपने राज्य में शामिल करने की नीति अपना ली कि अब वो जबरदस्ती करेगा प्रदेशों को वो छीनने में। औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी की खुद निगरानी कर दी। 1687 से 1707 तक मराठा से लड़ाई जारी रही। औरंगजेब ने कई समय तक दक्कन में नियंत्रण तो रखा, और पर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दक्कन के औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई। इतना पढ़ा आपने मुगल शासन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सुल्तानों की जो वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर, और प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।